नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां ब्राह्मणों को पूरी तरह से लुभाने में लगी हैं। सभी पार्टियां ब्राह्मण वोटों पर पूरी तरह से नजर रखी हुई है। लेकिन साथ ही साथ अगर दावेदारी की बात करें तो अभी भी बीजेपी की सबसे बड़ी दावेदारी ब्राह्मण वोटों पर उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो तकरीबन 80% ब्राह्मणों का वोट पूरी तरह से बीजेपी के खाते में गया। अगर 2002 की बात करें, 2012 की बात करें तो ये जरूर है कि 2002 में बीएसपी के खाते में और 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में ब्राह्मणों का वोट गया और उसके बाद सत्ता हासिल दोनों पार्टियों को हुई। यानी कि ब्राह्मणों का वोट जिधर जाएगा, ब्राह्मणों का वोट जिधर खिसकेगा, जिधर करवट लेगा, दरअसल उसी पार्टी की सत्ता में वापसी होगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सभी पार्टियां ब्राह्मण वोटों को लुभाने में लगी है। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी है, इसका खामियाजा क्या बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ब्राह्मण वोटों पर यूपी में घमासान। चुनाव में ब्राह्मणों को किसे मिलेगा आशीर्वाद? क्या ब्राह्मणों की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान? चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट सियासी सोना बन गया हो। बसपा, सपा और कांग्रेस का दावा है कि ब्राह्मणों के वोट से उसे सत्ता में आना है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों के साथ धोखा हुआ है। बीजेपी सरकार से ब्राह्मण नाराज है। 2017 में जहां 80% ब्राह्मण वोटों पर बीजेपी का कब्जा था, वहीं फेरा फेरी बसपा और सपा भी ब्राह्मणों के बल पर सत्ता में आती रही है। इसलिए इस बार भी ब्राह्मणों को लुभाने में लगी है सभी पार्टियां। देखते हैं 2017 में हुए चुनाव के बाद ब्राह्मणों की दलीय स्थिति क्या बनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 58 ब्राह्मण विधायक हैं। बीजेपी के पास 46, बीएसपी के पास 3, निर्दलीय 2, एसपी 3, अपना दल 1 और कांग्रेस के पास 1 ब्राह्मण विधायक हैं। भले ही समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ब्राह्मण वोटों पर अपनी दावेदारी जता रही हो, लेकिन बीजेपी की दावेदारी भी ज्यादा सटीक है। वैसे अलग बात है कि 2002 और 2012 में ब्राह्मणों का वोट बीजेपी से खिसक कर बीएसपी और समाजवादी पार्टी में चली गई थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी का जैसे ब्राह्मण वोटों पर एक छत्र राज हो गया हो। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40% ब्राह्मण वोट मिले। 2012 में 38% और 2017 में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया और 2019 में 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी को एक तरफा वोट किया। आखिर सभी सियासी पार्टियों के लिए हर चुनाव से पहले ब्राह्मण क्यों जरूरी हो जाते? क्या दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाली भी सियासी पार्टियों का ब्राह्मणों के बिना काम नहीं चलने वाला? मायावती से लेकर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी तक ब्राह्मण वोटों पर दावेदारी क्यों कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ब्राह्मणों की वोट पर अपनी दावेदारी मानती है? ऐसा क्या है ब्राह्मण वोटों में जिसकी ताकत से ही किसी की सत्ता यूपी में आ सकती है? तो सवाल है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे मिलेगा 2022 में? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे मिलेगा उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में, कहना बहुत ही मुश्किल है। वैसे एक बात तय है कि ब्राह्मणों में ऐसी क्या खास बात है जिनके वोट के लिए तमाम सियासी पार्टियां उनके आगे पीछे कर रही है, मंडराने लगी है, तमाम तरह के ऐलान किए जा रहे हैं,
तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, जबकि ब्राह्मण नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से नाराज हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से नाराज थे, बीएसपी से भी नाराज रहे। तो ब्राह्मणों की दरअसल जो बुनियादी जो उनकी दिक्कत है, क्या किसी पार्टी ने उस पर कभी कोई सुनवाई की? क्या बीजेपी ने उनके दुख दर्द को समझा या उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की? ठीक है, ढेर सारे विधायक हैं, ढेर सारे मंत्री हैं, इसके बावजूद ब्राह्मण बिरादरी से, लेकिन इसके बावजूद ब्राह्मणों की जो बुनियादी विकास की बातें हैं, जो दावे किए जाते हैं, जो ऐलान किए जाते हैं, उस पर पार्टियां कितनी ठहर पाती हैं? कुछ ऐसे यही सब सवाल हैं जिस पर हम लोगों को जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के चंद्रेश कुमार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। चंद्रेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विनय कुमार सिंह जी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनय जी, आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले विनय जी के पास में चलता हूं। विनय जी, ब्राह्मण वोटों की बदौलत, जहां तक मुझे समझ में आता है, ठीक है, आप कहेंगे कि हम सिर्फ ब्राह्मण नहीं देखते बल्कि समाज की हर तबके पर हमारी नज़र होती है, हर लोगों की विकास की बात करते हैं। इसके बावजूद ब्राह्मण वोट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहा हमेशा। 2012 में इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि ब्राह्मण का वोट यदि आपको नहीं मिलता तो आप लोग सत्ता में वापसी नहीं करते। और यही वजह है कि सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ तो चल रहा है आपके साथ, है ना, आपकी चुनावी जो भी जिस तरह से चुनाव को और बेहतर तरीके से अपने फेवर में करना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण वोटों को अपने फेवर में करने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं आप लोग। क्यों जरूरी है सर आपके लिए ब्राह्मण वोट? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का वोट चाहिए। आज जो उत्तर प्रदेश में नाराजगी है, चाहे अगर आप ब्राह्मण वोट की बात करते हैं तो किस तरीके से इस समाज के साथ नाइंसाफी हुआ। आप बहुत छोटी सी बात एक बता दूं, खुशी दुबे नवविवाहिता, उसकी क्या गलती थी? उसने क्या अपराध कर दिया? न उसके पास थार गाड़ी था, न उसने थार से 10-5 लोगों को चला करके मार दिया था, ऐसा कुछ किया नहीं था। अमिताभ ठाकुर भी ब्राह्मण थे, आखिर आईएएस थे वो, उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था कि इस तरीके से उनको पकड़ करके ले जाया गया? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भी गोरखपुर से आता हूं, तो हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं जी कि योगी जी से 36 का आंकड़ा रहा है। हाँ। इस समाज का हमेशा से योगी जी का 36 का आंकड़ा रहा। कभी ना उन्होंने पसंद किया इस समाज को, ना वो समाज, ऐसा कहा जाता रहा। और देखा जाए तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें, कई चीजें जो ब्राह्मण समाज के साथ जातियां हुई, ये सारी चीजों को लेकर के कहीं न कहीं ये समाज जो है नाराज, क्योंकि इसको उसके साथ जो छल हुआ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर 80% 82% आप बता रहे हैं लोगों ने वोट दिया, और क्या क्या वादे किए गए थे। और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे उत्तर प्रदेश चाहे देश के जो है तरक्की के लिए बात करता है। ये बुद्धिजीवी वर्ग रहा है और प्रबुद्ध वर्ग है, क्योंकि यह कहीं न कहीं शिक्षा देने का काम करता है। इस तरह का तो क्या विनय जी, आप ब्राह्मण वोटों पर इसलिए आप लोग फोकस्ड हैं क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ, इनके साथ धोखा हुआ? बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों के साथ पूरी तरह से, जो आप कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ सही नहीं हुआ, जबकि 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी के फेवर में वोट किया था, इस आधार पर ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं, या फिर इस आधार पर लगे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग में इस वक्त सबसे अगर कोई स्ट्रांग फैक्ट यदि है चुनाव जीतने के लिए तो ब्राह्मण का वोट है? इसलिए सर जरा बताइए, इसको जरा क्लियर कीजिए। आप लोग स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी करते हैं? हम समाजवादी पार्टी जिसके साथ अत्याचार हुआ, जैसे युवा वर्ग के साथ अत्याचार हुआ, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, वह जो है बेरोजगार हो गए, वह आत्महत्या कर रहे थे। ब्राह्मण समाज के साथ जिस तरह से छल हुआ, किसानों के साथ जिस तरह से छल हुआ, उनके फसल जिस तरह से नष्ट किए जा रहे थे। आपको मैं भी कहा कि खुशी दुबे का कौन सा अपराध है, यह सरकार क्यों नहीं बताती है? कौन सा इतना बड़ा अपराध है? आतंकवादी थी कि क्या था कि उसे बताइए, एक दिन शादी करके आए नहीं हुआ उसे, तब से आप जेल में डाले हुए। क्यों ऐसे?
विनय जी की एक वक्त था, 2012 की ही बात कर लें, बहुत दूर नहीं जाते हैं, ठीक ठाक आपको ब्राह्मणों का वोट मिला है ना, ठीक ठाक अच्छा खासा आपके फेवर में ब्राह्मणों का वोट गया। इसके बाद आप लोगों ने भी बहुत कुछ तो नहीं किया। ब्राह्मणों को जो उम्मीद थी आप लोगों से, आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से, वो उम्मीद आप लोगों की तरफ से पूरी नहीं की गई। इसीलिए तो 80% बीजेपी की तरफ वोट फिक्स खिसक गया ना। गौरी शंकर जी, जब इस सब समाज का आशीर्वाद आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मिला था, पूरे उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद मिला मुझे था। पता था सर आप यही बोलेंगे, है ना, मुझे पता था। नहीं, एक मिनट, जब आप जीतते हैं ब्राह्मण के वोट से, तब उसको एक्सेप्ट नहीं करते आप लोग, उसको एक्सेप्ट नहीं करते आप लोग। और जब ब्राह्मणों की जरूरत पड़ गई है तो बीजेपी को, सरकार को गाली देने में पीछे नहीं हटते विनय जी। आप लोगों को लगता है कि बीजेपी ने बहुत ही बेकार किया, अत्याचार किया, धोखा दिया, जबकि आप लोगों ने भी वैसा ही किया था। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जीते तो थे आप भी, तो आप कह रहे हैं कि नहीं समाज के सभी लोगों ने वोट किया। मैं कहां कह रहा हूं कि सभी लोगों ने वोट नहीं किया सर, लेकिन आप लोगों ने जो वादा किया था, क्या उस पर खरे उतरे? उसका आंसर तो नहीं आ रहा है ना आपकी तरफ से। मैं आता हूं चंद्रेश कुमार जी के पास आता हूं। क्लियर कट नहीं है सर, क्लियर कट नहीं है। ब्राह्मणों का वोट सभी को चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी ब्राह्मणों के विकास की बात, ब्राह्मणों की बुनियादी चीजों का ख्याल कैसे रखा जाए, जो दावे करते हैं उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। आप लोग एक दावे पर भी सही नहीं उतरे, तभी तो ब्राह्मण के वोट खिसकते चले गए। चंद्रेश कुमार जी से सबसे बेहतर अनुभव किस पार्टी को होगा? चंद्रेश कुमार जी, अभी भी आप लोग ब्राह्मण वोट के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग को लगता है कि मेरी नैया भी यहीं से पार होगी। सारा समीकरण बिगड़ा हुआ है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। ना तो मुसलमान आपके साथ हैं, ना मुसलमान वोट आपके साथ है। सोशल इंजीनियरिंग में इस वक्त कांग्रेस सबसे फेल पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अब आप लोगों को लगता है कि तमाम तरह की चीज़ें दिखा करके, ब्राह्मणों का वोट हासिल करके हम बाकी पार्टियों को परेशान कर देंगे, पीछे कर देंगे, कांग्रेस जीत जाएगी। मुझे आपके इस कॉन्फिडेंस से बड़ी दिक्कत है। बताइए चंद्रेश जी। ऐसा है, आपने तमाम आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल सही दिशा में है, राष्ट्र निर्माण की दिशा में है, और आजादी के बाद ब्राह्मण जो वर्ग है उसका जुड़ाव लंबे समय तक कांग्रेस से रहा है, अभी भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जब क्षेत्रीय पार्टियां प्रभाव में आई और जाति की राजनीति बढ़ी, तो ब्राह्मण वर्ग भी कांग्रेस से कटा। लेकिन पिछले 30-32 साल में ब्राह्मण वर्ग ने ये देख लिया है कि वो जिस भी जाति पार्टी के साथ गया उसे हताशा और निराशा भी हाथ लगी। हाँ, इंक्लूडिंग कांग्रेस ने एक्सेप्ट कीजिए, इंक्लूडिंग कांग्रेस नहीं, इंक्लूडिंग कांग्रेस नहीं, एक्सक्लूडिंग कांग्रेस। क्यों दिक्कत क्या है इसको एक्सेप्ट करने में? अभी तो आपने कहा कि कांग्रेस से जो है ब्राह्मण जो है थोड़ा सा अलग हुए। क्यों अलग हुए? कभी आप लोगों ने इस चीज को समझा? मैं तो कह रहा हूं ना कि जब क्षेत्रीय पार्टियां आई, मंडल और कमंडल की राजनीति ने थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया। लेकिन सुन लीजिए, कांग्रेसी एक पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। किसी राजनीतिक दल की हैसियत हो तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके दिखाए। क्या भाजपा ये साहस कर पाएगी? और पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी में, योगी सरकार में 300 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है। ब्राह्मण समाज इसको भूलने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ब्राह्मणों को बड़ा दिया गया है। इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है, इन्हें विष्णु का स्वरूप कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि देवताओं का संबंध मंत्र से है, और मंत्र का कोई उच्चारण करने वाला है तो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण के बिना देवताओं का भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मण विरोधी रवैया अख्तियार करके योगी सरकार ने ब्राह्मणों की हत्या की है, उनके मान और सम्मान को कुचलने का काम किया है, मुझे लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में यह समाज अपनी गलतियों से सबक लेते हुए, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पर विचार करेगा और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को धूल चटाने का काम किया करेगा। बहुत बढ़िया चंद्रेश जी, बहुत बढ़िया। इतना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके प्रवक्ताओं के अंदर अभी इस वक्त बहुत ही जोशीला कॉन्फिडेंस है, बहुत ही जोशीला आत्मविश्वास है। पता नहीं आप लोग किस आधार पे कह रहे हो कि सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रही है चंद्रेश। मैं बिल्कुल आपको टोकना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा। मुझे देखने की ज़रूरत है
या फिर आपको दिखाने की ज़रूरत है, दोनों बातें हैं। लेकिन वाकई में एक पत्रकार होने के नज़रिए से मैं जो देख रहा हूँ, वहाँ से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है गुंडागर्दी को चंद्रेश, भूल गई है क्या? दिख नहीं रहा है। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, दिखेगा आपको। मैं थोड़ी देर के बाद चंद्रेश आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक मेहमान और जुड़ चुके हैं इस वक्त, आर.के. मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आर.के. मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। मैं डॉक्टर सुनील के पास आता हूं। डॉक्टर सुनील, हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण, सभी पार्टियां आज के लिए ही रट लगा रही है। अचानक से मैं देखा हूं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि साल भर से ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए खास तौर पर समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी भी इसमें आगे चल रही हैं, मायावती तो बाकायदा है ना, ब्राह्मण सम्मेलन को बदल के प्रबुद्ध सम्मेलन उनकी तरफ से किया गया। ये सब क्या इसको माना जाए डॉक्टर सुनील? ये सब नाटक है, सियासी हथकंडा है? क्योंकि मायावती की राजनीति ही है ना ब्राह्मणों के खिलाफ शुरू हुई, समाजवादी पार्टी की राजनीति, मुलायम सिंह यादव की राजनीति, अखिलेश यादव की राजनीति में कहाँ ब्राह्मण फिट बैठते थे कभी भी, अचानक फिट कैसे बैठने लगे। कांग्रेस से ब्राह्मण उब गए, जैसा कि चंद्रेश खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हैं हमारे साथ। ये इसके बावजूद बीजेपी के साथ जो ब्राह्मण आए 80% वोट को लेकर के 2017 में, क्या 2022 में बीजेपी के लिए आसान होगा 80% वोट को बचाए रखने के लिए, या मामला खिसकता नजर आ रहा है? अचानक से प्रायोरिटी क्यों चेंज हुई है सियासी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के? बताइए जरा डॉक्टर सुनील, अच्छे से बताएंगे आप। देखो गौरी शंकर जी, बड़ा समझना पड़ेगा 2007 से कि जब 2007 में ब्राह्मण बसपा के साथ आया तो बसपा की सरकार बनी और लगा कि बस जब ब्राह्मण ने ठगा महसूस किया, लिखा कि तमाम मुकदमे हम लोगों के खिलाफ हुए हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो ये वोट डाइवर्ट हुआ और समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। समाजवादी पार्टी को भी देख लिया ब्राह्मणों ने, और 2017 में जब चुनाव होता है तो यही वर्ग जो था वो समाजवादी पार्टी से छटक कर कहीं न कहीं भाजपा के साथ चला गया, और भाजपा के साथ रह करके देखा है 4.5 साल से, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। यदि नाराज न हुआ होता तो दिल्ली दरबार में ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग न हुई होती, ब्राह्मण नेताओं से भी फीडबैक न लिया गया होता। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कम से कम बीजेपी ने चुनाव से पहले समझा कि ब्राह्मण नाराज है। क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव से पहले सरकार रहते क्या हुए फर्क समझा? पड़ता है डॉक्टर सुनील? ब्राह्मण नाराज हैं तो रहे नाराज, कौन बहुत ज्यादा वोट उनका बैठता है, 10-11% तो हैं वो, क्या फर्क पड़ेगा किसी भी पार्टी को? क्यों नाराज हैं तो हैं, क्या किसी पार्टी को फर्क पड़ा अभी तक? अब क्यों फर्क पड़ने लगा? नहीं, बिल्कुल फर्क क्यों नहीं पड़ा पार्टी को, क्यों नहीं फर्क पड़ा? जब समाजवादी पार्टी के साथ छटक के बीजेपी के साथ चला गया, समाजवादी पार्टी को पूछो ना कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। उस बहुजन समाज पार्टी को पूछो, 10 साल से सत्ता में नहीं है, कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ये बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि वास्तव में यदि ब्राह्मण नाराज है तो कैसे मनाया जा सकता है, किस तरीके से ब्राह्मणों के अधिकारों का हनन हुआ है, वो बीजेपी को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा चैनल पे, कि जिस पार्टी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ 100 विधायक धरने पर बैठ गए हों और विधायकों ने ये कहा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुन रही है, उस सरकार को समझना पड़ेगा इलेक्शन से पहले कि आखिर में कौन से कारण थे। आज बीजेपी 100 से ऊपर सीटें काट रही है और उन विधायकों के दिल पे हाथ रख के पूछा जाए, विधायक कह रहे हमारी सुनी किसने थी? आप आज कह रहे हैं हमने काम नहीं किया। अरे काम ब्यूरोक्रेसी करती है, हम थोड़े काम करते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान का काम ब्यूरोक्रेसी के पास होता है, और जिस ब्यूरोक्रेसी ने सत्ता के गलियारों में नहीं सुना गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये समीक्षा बीजेपी को करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं समय है अभी, इस समय यदि बीजेपी ने अच्छे से समझा तो ऐसा नहीं है कि समझा या नहीं समझा, ये बड़ा सवाल है दरअसल डॉक्टर सुनील। मैं आता हूं बस एक सेकंड गौरी शंकर जी, ब्राह्मणों को समझा ना, जहां जूते मारने की बात बहुजन समाज पार्टी ने की तो वहां फिर बाद में कह दिया ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ब्राह्मण तो भोला भाला है। यदि वास्तव में पार्टियां अपनी भूल को स्वीकार कर लेगी तो ब्राह्मण को मनाने में भी देर नहीं लगती। ये सारे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। नहीं, देखिए डॉक्टर सुनील, ब्राह्मण भोला भाला हो सकते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण सियासी तौर पर भोले भाले नहीं हैं। कहा भी जाता है कि एक ब्राह्मण जो चीज़ें सामने आती हैं, शायद इसका बड़ा इफेक्ट है
राजनीतिक जो तमाम तरह की गतिविधियां चल रही कि एक ब्राह्मण कम से कम 15 से 20 वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं, वोकल होते हैं, समाज में सभी वर्गों के बीच उनकी पहुंच होती है और अपने प्रभाव क्षेत्र से 15 से 20 वोट को प्रभावित करते हैं वो। यही वजह है कि 10 से 11% ब्राह्मण को ना देखें, बल्कि 20 से 22% वोट को प्रभावित करते हैं ब्राह्मण। मैं इस बात को लेकर के चलता हूं आर के मिश्रा जी के पास। आर के मिश्रा जी, क्या वाकई में 10-11% जो वोट है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में, बीजेपी उसे पकड़ कर रखना चाहती है? क्या ब्राह्मण नाराज है बीजेपी की कई नीतियों से या तमाम तरह की चीजें जो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, उनकी नाराजगी को दूर करने की पूरी तरह से कवायद चल रही है? या फिर इस बात को आप मानते हैं कि ब्राह्मण के बिना सत्ता हासिल करना ही बड़ा मुश्किल काम है, इनको नाराज करने का मतलब है कि सत्ता से दूर होना, ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूरी है तभी सत्ता हासिल होगी? ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है, मुझे लगता है बीजेपी इस पर काम कर रही है, नहीं कर रही है? आर के मिश्रा जी, देखिए गौरीशंकर जी, हम लोगों को उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, यहाँ पर जातिगत जो समीकरण है वो सभी पार्टियों को समझना पड़ेगा। क्योंकि खास करके जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो विकास तो एक तरफ है, लेकिन जातिगत समीकरण भी एक बहुत मायने रखता है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति अगर देखें तो। और एक चीज को समझना पड़ेगा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वो व्यक्ति हैं जो आप देखेंगे चौक चौराहे पर भी अगर साधारण अगर बातें करते हैं तो वहां पर राजनीति की बातें निश्चित आती। तो कहते हैं जो कि एक रग रग में बसा हुआ है, जो राजनीति है वो बिल्कुल रग रग में बसा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आती है जो कि ब्राह्मणों का, तो हम लोगों ने देखा है जो कि जिस तरह से बसपा ने चंदन मिटाने की बात करी थी, जूते मारने की बात करी थी, समाजवादी पार्टी भी पहले जब बसपा के साथ थी, उसके बाद ब्राह्मण बसपा के साथ थी, फिर उसके बाद सपा के साथ हुई। तो निश्चित तौर पर जो नाराजगी है वो निश्चित तौर पर वो तो बिल्कुल थी। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक चीज से तो बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, जो अगर एक ब्राह्मण का अगर वोट है तो वो निश्चित है जो कि कम से कम वो 50 से 100 के बीच में जो है सो उसके ऊपर में प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण को साधारण तरीके से भी अगर आप देखें तो एक उनके समाज में उनका एक व्यक्तित्व होता है, एक उनकी पैठ होती है, उनकी विश्वसनीयता होती है, सब कुछ होता है। इसीलिए आप अगर एक ब्राह्मण को, तो एक ब्राह्मण या 10 या 11% ब्राह्मण को न गिनते हुए हम ये कहेंगे जो कि कम से कम 50 से 100 को वो प्रभावित करने वाले होते हैं। इसलिए हर एक को समझना पड़ेगा। अब रह गई बात बीजेपी की, मैं आपको कहता हूं जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो हमें ये नहीं लगता जो कि 19% मुस्लिम है या 80% आपको हिंदू है और उसके बाद सिख है, बुद्धिज्म है और जितने भी हैं सब कुछ है। तो हम जब समग्र विकास की बात करते हैं तो निश्चित है उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, दलित भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं। तो अब यहाँ पर आर के मिश्रा जी एक बात बताएं, जब सब आते हैं, ब्राह्मण आपके ठीक ठाक संख्या में विधायक हैं, मंत्री भी आप लोगों ने बनाया, फिर अलग से कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अब उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। जब राजनीतिक एक समीकरण कहें या चाहे उसको राजनीतिक जो एक हर एक वर्ग को एक उसमें शामिल करने की जहां तक बात है, तो एक कमेटी हो या 10 सदस्यों का एक ऐसा समूह जो उस वर्ग को खास करके अगर कहीं पे अगर कहीं कमी है, कहीं अगर मान लीजिए अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उस वर्ग या उस कमेटी का गठन इसीलिए किया जाता है। क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? मतलब मैं ऐसे समझूं क्या आर के मिश्रा जी, आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी से नाराजगी है ब्राह्मणों? नहीं, मैं वही चीज अभी मैं वो स्पष्ट कर दिया था। मैंने ये कहा था जो कि जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सब आ जाते हैं, केवल ब्राह्मण नहीं। अब आपने देखा होगा जो बसपा ने इस तरह से कहा था जो कि एक विशेष वर्ग को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के चंदन मिटाओ और जूते मारो वाली जो बात कही थी, तो इस तरह की जो अवसरवादी राजनीति है वो कभी भाजपा नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा के रग रग में विकास बसा हुआ है और उसी विकास के एजेंडे को लेकर के वो आगे बढ़ेगी। और समस्त वर्ग, हर एक 135 करोड़ जनता की जब हम बात करते हैं तो इसमें सब आ जाते हैं, हर एक का विकास होना। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग जो बात कर रहे हैं बस इतना ही है या फिर वाकई में हिसाब किताब में बड़ा फेर करने वाला एक अलग तरह का समीकरण बनता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट की बदौलत। एक छोटे से ब्रेक के बाद चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं
बड़ी चर्चा, बड़ी बहस कर रहे हैं कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश चुनाव में इतना ज़रूरी क्यों हो गया, किस तरह के फैक्शंस के पीछे क्या तर्क है, सभी सियासी पार्टियां अचानक से ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों कर रही है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और इस वक्त चलेंगे डॉक्टर सुनील के पास। डॉक्टर सुनील, एक बात बताएं, जब बहुजन समाज पार्टी मायावती जब ब्राह्मणों के खिलाफ बातें करती थी, उसके बाद बाकायदा कई सालों तक उनकी वही राजनीति भी रही। मुलायम सिंह यादव पिछड़ों की राजनीति करते रहे, ब्राह्मणों के खिलाफ उनकी, है ना, तमाम तरह की चीज़ें, उनकी सियासी गतिविधियां रही हैं। अचानक लेकिन ब्राह्मणों को साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से हुई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसा कि जो नारे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, चंदन मिटाओ और जूते मारो, इस तरह के नारे के बाद भी ब्राह्मणों का वोट ऐसी पार्टियों के साथ क्यों जुड़ा? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और फिर क्या लगता है डॉक्टर सुनील कि जब कोई विकल्प नहीं दिखा तब बीजेपी के साथ ब्राह्मण हो गए? क्या इस तरह की मजबूरी है? ब्राह्मणों की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस तरह की है कि वो बिना पेंदी के लोटा हैं, जहां पर जब जिस तरह का अवसर दिखता है उस तरह से वोटिंग करते हैं, या फिर कुछ उनका अपना भी एक तर्क है? बताइए, जरा थोड़ा सा बताइए, इसको समझना जरूरी है डॉक्टर। ये बात नहीं है कि हम बेफायदी का लोटा नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन मुझे बस एक थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैं 9th में पढ़ने गांव से बाहर गया तो एक आदरणीय भगवान सिंह शर्मा प्रिंसिपल हुआ करते थे। वो बच्चों को बहुत पीटते थे छोटे छोटे गलती पर। तो मैंने पापा से ये कहा कि बहुत पीटते हैं वो, गलती से बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कहा जैसे ही वो पीटने आया करें वैसे तुम पैर छू लिया करो। तो जैसे ही घटना हुई, हम बाहर थे फील्ड में, जैसे ही सर आए तो हमने तुरंत पैर छू लिया और उन्होंने एक भी डंडा नहीं मारा। तो हमने पापा से ये कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला ब्राह्मण भी बड़ा दयालु होता है, यदि गलती किसी ने की है और आपने चरण वंदना करके उनसे माफी मांग ली तो वो दंड नहीं देता। और ये मैंने एहसास किया इस बात को लेकर के। जब बहुजन समाज पार्टी का एक नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनमें जूता मारो चार, उसके बावजूद भी यदि उन्होंने एक बात में नारा दे दिया कि घाती नहीं गणेश है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो सब नाराजगी खत्म हो गई। दिल से लगा लिया उस समाज को, जिस समाज ने उस समाज को गालियां दी। तो क्या बीएसपी ने, तो क्या डॉक्टर सुनील, क्या बीएसपी ने दिल से लगाया या फिर तिलक तराजू तलवार, है ना? यह दिल से लगाया होता तो मुझे लगता है कि सत्ता में दोबारा वापसी जरूर होती। यह सत्ता में वापसी नहीं है तो कोई नहीं खिन्न है। और 2007 से 2012 के हम आंकड़े देख रहे हैं और उनमें रेमंडन के मुकदमों की हम समीक्षा कर लें तो देखा जाएगा कि समानों पर मुकदमे ज्यादा थे उस समय। तो ये वजह रही कि वो सत्ता से दूर चली गई। और जब समाजवादी पार्टी की तरफ यदि ब्राह्मण वर्ग गया तो देखा ये स्थिति कि हाँ कहीं न कहीं ऐसी थी। तमाम गद्दावर नेता थे, मुलायम सिंह ने तमाम कमिटमेंट किए और परशुराम जयंती पर समाजवादी पार्टी ने छुट्टी भी की। ये था कि आप इसलिए फिर समाजवादी पार्टी के साथ गए। लेकिन देखा 5 साल में कि किस तरीके से मैंने तो अब इस मंच पे क्या कहूं कि मैंने तो ब्राह्मण मंत्रियों को मतलब रोते हुए, मतलब ऐसा कहते हुए सुना कि नहीं इसमें कोई पूछ ही नहीं रहा हमको, हम तो नाम के मंत्री हैं। तो ये समाजवादी पार्टी में बात थी। और किसी भी जिले में यदि यादव समुदाय से कोई भी डीएम एसएसपी हुआ करते थे तो मुझे लगता है कि वह ब्राह्मणों की नहीं सुनी गई। और यदि मुकदमों की बात की जाए या तमाम क्या लगता है डॉक्टर सुनील, क्या लगता है, बहुत एक लाइन में मुझे इसका आंसर जवाब चाहिए आपसे, क्या लगता है जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, जो सामाजिक का एक जो दायरा है उस दायरे में रह करके जो हम लोग बात करें कि देखिए इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है क्या चुनाव में? वोट पर इसका इफेक्ट पड़ता है क्या डॉक्टर सुनील? नहीं, बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। मिश्रा जी कुछ भी कहें कि ब्राह्मण पर हमसे नाराज नहीं है। यदि ब्राह्मण पर नाराज नहीं हुआ होता तो शुक्ला जी की अध्यक्षता में कमेटी नहीं बनाई होती। और वही शुक्ला जी हैं गोरखपुर के, जो 2002 में योगी जी ने उनको हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, वही एक चेहरा आज खड़ा किया योगी जी को जिताने के लिए। चलिए मैं ठीक है, मैं आता हूं। जाति को लेकर के कौन सी जाति को लेकर के भाजपा ने कमेटी बनाई? देखिए डिबेट ओपन हो चुका है। मैं आर.के. मिश्रा जी से एक सवाल पूछता हूं, इसके बाद लगे किसी को कहीं काउंटर करने की तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आऊंगा धीरे धीरे करके सवाल लेते हुए। आर.के. मिश्रा जी एक बात बताएं, देखिए नाराजगी है या नहीं है, मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं,
कई बातों को लेकर के अलग से एक ब्राह्मण कमेटी आप लोग को बनानी पड़ गई। क्या मजबूरी थी? जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई मजबूरी नहीं है, हर तरह के पहलू को समझने और अब जानने के लिए बेहतर था कि कमेटी बना दिया जाए, इसके बावजूद कि आपके पास भारी संख्या में ब्राह्मण विधायक मंत्री हैं। मुझे एक बात समझना है, क्या वाकई में ब्राह्मणों के साथ जितने वादे किए गए थे, उनके वोट के खातिर वादे किए गए थे, उन सारे वादों पर बीजेपी खरे उतर चुकी है? आगे जो कर रही है, क्या लग रहा है उसका रोड मैप तैयार हो चुका है? बीजेपी के पास है कुछ देने के लिए? इस सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए क्या है उसके पास कुछ? देखिए गौरीशंकर जी, हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सब बैठे हुए हैं पैनल में, सारे बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ पर अपना अपना विश्लेषण होता है निश्चित तौर पर। हाँ। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि जहां तक नाराजगी की बात है, तो मैं एक चीज कहूंगा जो कि नाराजगी कहीं नहीं है। और बिल्कुल अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर अगर जैसे हमने कमेटी की ही अगर बात करी है, तो कमेटी का खास करके हर एक वर्ग के लिए अगर मान लीजिए हम कमेटी बना देते हैं तो हमें सहूलियत होती है वहां पर अपनी बात पहुंचाने के लिए, वहां पर अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे और आप पाएंगे भी, तो उस बात को पहुंचाने के लिए एक सहूलियत होती है जब हम सदस्यों का या कमेटी का गठन करके उस वर्ग के ऊपर में हम खास करके फोकस करते हैं और उनकी जो भी दिक्कतें होती है हम उसको सामने रखते हैं। किसी थाने में थानेदार ब्राह्मण हो तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का चारों चरित्र ब्राह्मण विरोधी शुरू से रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। और हमारे नहीं, ये विपक्ष आप लोगों द्वारा ये माहौल तैयार किया गया है जो कि हाँ ब्राह्मण नाराज हैं और इस चीज के लिए आप कह रहे हैं जो कि थाने, देखिए ये तो हर एक चीज की प्रोसेसिंग होती है, ये अपने प्रक्रिया के तहत ही होती है, जो कौन से थाने में कौन जाएगा, कौन डीएम, कौन एसपी, कौन क्या बनेगा। लेकिन एक आप लोगों के द्वारा जिस तरह से विपक्षियों द्वारा जैसे एक माहौल बनाया गया है, ये माहौल तैयार करना ही होता है और कुछ नहीं है। जहाँ तक नाराजगी की बात है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हर एक वर्ग यहाँ पर भाजपा के साथ है, वहां पर ये चीज देखा जाता है। मुझे मिश्रा जी, एक मिनट चंद्रेश, एक मिनट, ठीक है। आपका जो सवाल है चंद्रेश, वो सवाल थोड़ा अलग तरह का सवाल है, मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आर के मिश्रा जी भी इसका जवाब देंगे, नहीं अगर वो देंगे तो डॉक्टर सुनील से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन लेंगे आपके सवाल का जवाब। आर के मिश्रा जी, मुझे एक बात बताएं, मुझे इस बात को समझना लगता है कि काफी जरूरी है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण विरोधी हवा को तैयार करने की कोशिश हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बाकायदा, और अप्रत्याशित रूप से सुनिए सवाल, अप्रत्याशित रूप से 40%, लगभग 40% वोट मिला करता था ब्राह्मणों का आपका। एक मिनट चंद्रेश जी, 40% से सीधे 80% ब्राह्मणों का वोट मिलने लगा। क्या लगता है कि 80% वोट मतलब कंप्लीट वोट मिल रहा है आपको? ये इसीलिए लहर तैयार किया जा रहा है कि इस वोट को किस तरह से खिसकाया जाए बीजेपी के खाते से? बिल्कुल गौरीशंकर जी, मैं इसका जवाब बिल्कुल बहुत ही स्पष्टता के साथ अगर देना चाहूंगा, बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, जब ब्राह्मणों का वोट जा रहा था बीएसपी में, हाँ, और जब वहां से नाराजगी होकर के फिर सपा की तरफ मुड़ा, और सपा से जब नाराजगी हुई तो भाजपा की तरफ मुड़ा। अब मैं एक चीज कह रहा हूं, किसी वर्ग विशेष के ऊपर में जब बसपा का वो ये समझते जब ये मेरा वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी समझती थी ये मेरा वोट बैंक है, जब ओवैसी जी जब इंटर कर गए तो वो जो 19% वोट था, तो वो के साथ भी यही बात है आपके मिश्रा जी, भाजपा ब्राह्मणों को अपना वोट बैंक मानती है। मैं बोलता हूँ, आप हमसे उत्तर लीजिएगा में हुई है तो योगी सरकार में हुई है। आप मेरे से उत्तर लीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री ये बड़ा सवाल है जो चंद्रेश उठा रहे हैं, बड़ा सवाल है। पूछूंगा डॉक्टर सुनील से थोड़ी देर के बाद, क्या ब्राह्मणों का वोट जो है, ब्राह्मणों का वोट क्या वोट बैंक की तरह है? वोट बैंक की तरह है कि जिसे मिलेगा एक तरफा मिलेगा, या फिर ब्राह्मणों का वोट बंटेगा भी? क्योंकि नाराजगी है नहीं है, सब अपनी तरफ से दावे। मैं विनय जी के पास आ रहा हूं। विनय जी एक बात बताएं, एक मिनट चंद्रेश, एक मिनट आते हैं ना आपके पास। विनय जी एक बात बताएं, समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि
जयंती, जैसा कि आप लोग वादे किए थे उसके हिसाब से छुट्टी और फिर परशुराम की मूर्ति बाकायदा इनॉग्रेशन भी हो चुका, सब कुछ आगे आप बढ़ रहे। क्या एक मिनट चंद्रेश जी, एक मिनट, आप बैठे हुए हैं डिबेट में, भाई साहब थोड़ा सा ना फॉलो कीजिए नियम कानून को। जब आपको काउंटर करना है करते नहीं हो, मैं सवाल पूछता रहता हूं, उस वक्त बोलते रहते हो। विनय जी एक बात बताइए, क्या परशुराम मूर्ति बना देने से ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा आपको? बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, भगवान परशुराम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन योगी सरकार आने के बाद वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, बात तो सुनिए। आप तो वोट से ही तोलते हर चीज को, या समाजवादी पार्टी वोट से नहीं तोलती है। ब्राह्मण वर्ग वह बुद्धिजीवी वर्ग रहा है जो गुरु के रूप में हमेशा हर वर्ग में स्थापित रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जो राजनीतिक गुरु रहे हैं वो भी पंडित जनेश्वर मिश्रा जी ही रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में भी जनेश्वर मिश्रा जी उनके साथ बराबर रहे और उन्होंने उनके सम्मान पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क इसी लखनऊ में स्थापित किया है। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोगों ने हमेशा सम्मान दिया। रही बात भगवान परशुराम की, तो योगी सरकार आने के बाद उनको भगवान का दर्जा ही समाप्त कर दिया, उनको महापुरुष के लाइन में ले करके खड़ा किया और जो छुट्टी था उसको खत्म करने का योगी सरकार ने काम किया। और आज अगर आप गोरखपुर को, मैंने पहले भी कहा, अगर आप जानते हैं तो गोरखपुर में किसी से भी पूछ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी का ब्राह्मण वर्ग का 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा। इतने बड़े हितैषी आप हैं तो समाजवादी पार्टी क्या मुख्यमंत्री चेहरा किसी ब्राह्मण को बनाएगी? अरे आप लोग पहले ये बताइए योगी जी को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बड़ी बातें कर रहे हैं जी, यह क्लियर है ही नहीं कि आप योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं। लंबा फेंक रहे हैं आप क्या समाजवादी अभी देखिए को उत्तर प्रदेश में कोई भूल सकता अरे है? सुनिए, अभी हिंदू वाहिनी का बहुत जल्दी उदय होने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों ने मुख्य सचिव बना करके योगी को खत्म किया, आपने ब्राह्मण सम्मान को खत्म किया, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा फाड़ होने वाला है। बड़ी लोकतांत्रिक चंद्रेश जी पूछ रहे हैं सवाल, बीजेपी वाले तो आर.के. मिश्रा जी चुपचाप सुन रहे हैं आपको भी नहीं जी, वो तो चंद्रेश जी उठा रहे हैं सवाल। क्या बात करें, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश में, इनसे क्या बात करें? पहले ये बताएं, इनकी बूथ कमेटियां हैं पूरे प्रदेश में, क्या बात करेंगे ये? भाजपा का जो प्रेम है, एक बात है चंद्रेश जी, एक बात है, भले आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में रायबरेली तक का है ना, किसी तरह से मैं तो उसको कहता हूँ कि चलिए घिसट रही है किसी संगठन पूरे प्रदेश में है, प्रियंका गांधी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आप लोग बोलते बड़ा कॉन्फिडेंटली हो कि भाई जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं मतलब बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं, मतलब बड़ा बहुत हैरानी होती है। क्यों डॉक्टर सुनील मास्टर साहब आप लोग को गुरु जी आपको मारते थे, एक मिनट गुरु जी आपको मारते थे तो आपको डर लगता था, फिर आपके पिताजी ने कहा कि पैर छू लेना, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी चंद्रेश जी लगता है कुछ ज्यादा पैर छुए हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया सर? ये बिना राहुल गांधी प्रियंका गांधी का पैर छुए तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाकर दिखाएं, सिर्फ वोट ब्राह्मण का चाहिए। मुझे लगा पूरी ट्रेनिंग दी है चंद्रेश जी को कि बोलना है, बस किसी को बोलने नहीं देना है, जीतने का दावा करना है। अच्छा चलिए चंद्रेश जी एक थोड़ा सा जोक कर लेते हैं। 403 में सर कितना सीट जीत रहे हैं आप? 403 में तो हम 403 सीट जीत सकते बहुत हैं बढ़िया और जीत रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है चंद्रेश जी? अब समझ में आ गया कि प्रियंका गांधी कुछ भी कर लें, लेकिन एक काम उन्होंने बेहतरीन किया है, अपने कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के अंदर जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस को भर दिया। डॉक्टर सुनील इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, मुझे बताइए ब्राह्मण वोट क्या वोट बैंक की तरह है? डॉक्टर सुनील कौशिक, वोट बैंक की तरह है? ब्राह्मण वोट क्या खिलौने की तरह है जिसको जब हुआ मन जैसे इस्तेमाल कर लिया? या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट उसी को मिलेगा जो ब्राह्मणों के बारे में है ना, उसकी बुनियादी जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को किस तरीके से लोग अलग अलग पार्टियां लेते हैं वो अलग पूरी तरह से विषय है, लेकिन ब्राह्मण की खुद की उसकी शिकायत है कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है, जो आधुनिकतम जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं उसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रताड़ित है।
ऐसे ऐसे ब्राह्मणों का वोट क्या वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होगा, खिलौने की तरह इस्तेमाल होगा, या फिर जहां जाएगा उसी को सत्ता मिलनी है? बताइए जरा डॉक्टर आशीर्वाद सुनील की कौशिक। तरह इस्तेमाल होगा, वो देखो, वोट गौरी बैंक का शंकर जी, आप आशीर्वाद होगा। समझिए इसको हाँ। कि जब इस प्रदेश में मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उसके बाद ब्राह्मण उत्तर प्रदेश पे हाशिए पर चला गया। हाँ। और जो चेहरे कमंडल में भी? दिग्गज के रूप में जी, कमंडल में चला गया? क्या करें? मंडल में तो चला गया, कमंडल में गया या नहीं गया? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। जब जो चीजें लिखी तो ब्राह्मण वर्ग हाशिए पर चला गया। और यहाँ देखा होगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों को ही मुख्यमंत्री बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसलिए तो लेकिन दावे कर रहे हैं चंद्रजीत जी कि अपना मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करो ब्राह्मण को। आपने गौरी शंकर जी देखा इस प्रदेश में कि मुलायम सिंह जैसे चेहरे, मायावती जैसे चेहरे, काशीराम जैसे चेहरे निकल के आए। और जहाँ एससी और ओबीसी की राजनीति जब शुरू हुई तो देखा कि ब्राह्मण हाशिए पर चला गया। और ये 10, 15, 20 साल बाद महसूस किया ब्राह्मणों ने, वरना विनय इस कुमार बात की सिंह राजनीति हुई कि हम तो हाशिए पर चले गए। जब हम एकजुट होकर किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि दुर्दशा बहुत बुरी हो जाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि 20 साल 15 साल पहले की राजनीति देखो तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो ब्राह्मणों को गाली न देता हो, चाहे एससी वर्ग से देख लो चाहे ओबीसी वर्ग से देख लो, सबने ब्राह्मणों को गालियां दी। और उसी के बाद 2007 के बाद आपने देखा कि जो ब्राह्मण वर्ग ने चाहा उसी को सत्ता तक पहुंचाया। ये क्या लगता है डॉक्टर सुनील, क्या लगता है ये जो बाकायदा जो आप कह रहे हैं, जो इक्वेशन से निकल करके शुरू में लगता है मुझे ये राजनीतिक पार्टियां इस बात को समझ नहीं पा रही थी, अब क्या लोगों को समझ में आई, या फिर बीजेपी ने इस बात को पहले समझ लिया था कि ब्राह्मण ठीक है 10-11% है, लेकिन 10-11 मत मान के चलो भाई साहब, ये 26, 27, 28, 30 है ना, 40% वोट तक प्रभावित कर सकता है? क्या इस बात को बीजेपी समझने में कामयाब हुई? बाकी पार्टियां पुरानी जो उसकी ट्रेडिशनल चीजें थी उसी पर वो पॉलिटिक्स कर रही थी, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि तो बहुत बड़ी गड़बड़ अब सिचुएशन क्रिएट हो गया हमारी पार्टी के लिए। क्या ये सही है डॉक्टर सुनील? नहीं, बिल्कुल। इसको बहुत माइक्रो लेवल पे मैं आपको बताऊं कि जो पूर्वांचल की राजनीति थी, और पूर्वांचल की राजनीति को आप समझिए, एक वर्ग था ब्राह्मणों के साथ और एक वर्ग था ठाकुरों के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां की राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई थी। और जब मंडल की जब रिपोर्ट यहां लागू हुई मंडल की, तो जब ये राजनीति परिदृश्य बदला और जब कुछ वर्ग जो हावी हुए ब्राह्मणों पे, या तो उनको उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पे का आशीर्वाद पूर्वांचल के ब्राह्मणों ने दिया, यदि वो अपनी साख बचा पाए तो पूर्वांचल के ब्राह्मणों की वजह से बचा पाए। तमाम ऐसे यहाँ कार्यक्रम होते थे प्रदेश में जहां पूर्वांचल के ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ग कार्यक्रमों में बुलाता था। चलिए मैं एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं आरके मिश्रा जी। कौशिक जी एक चीज और बता दें, गौरीशंकर जी जी एक लाइन और जोड़ ले। कौशिक जी, जिस तरीके से पूर्वांचल में इन्होंने बताया ना, पंडित हरिशंकर तिवारी के यहाँ जैसे ही मुख्यमंत्री बने पहला छापा, उसके बाद जो है उपेंद्र दत्त शुक्ला को किस तरह से मतलब उपेक्षित होना पड़ा राजनीति में, उन्होंने बताया शुक्ला जी के बारे में सारी चीजें रही हैं। कभी उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को पसंद ही नहीं किया है, ये सत्य है। नहीं तो ये सत्य है असत्य है कैसे समझें इसको? ब्राह्मणों की हत्या करवाई है क्योंकि मायावती कांग्रेस से लेकर के मायावती, फिर समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी का मैं इसलिए नाम नहीं लेता हूं कि कोशिश कर रही है, बेहतर कोशिश में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के साथ ब्राह्मण क्यों है, ये बड़ा सवाल है ना। बीजेपी के साथ ही पूरा ब्राह्मण क्यों? और नाराजगी है तो कह रहे हैं आरके मिश्रा जी नाराजगी नहीं है, नाराजगी किस बात की रहेगी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं आरके मिश्रा जी से, आरके जी एक बात बताइए, इसके बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के साथ ब्राह्मण वोट जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है? बीजेपी इस बात को समझ रही है, बाकी पार्टियां भी इस बात को समझ गई है, इसलिए बीजेपी के लिए एक बड़ा सिर दर्द है कि कैसे ब्राह्मण वोटों को रोका जाए। गौरीशंकर जी, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज तो समझना पड़ेगा, जो कि जो बीजेपी सत्ता में आई है, ये आप 2014 की बात की, तो हम लोगों ने ये संगठन जो है भाजपा का, ये संगठन निश्चित तौर पर माइक्रो लेवल पर हम लोगों ने रिसर्च करके, एनालाइज करके हर एक चीज को देखा है। और जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर
जो पूर्वांचल के जो ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत ज्यादा उपेंद्र शुक्ला के साथ उपेक्षा हुई कि नहीं मिश्रा जी? एक मिनट विनय जी बीच में मत टोकिए, मैं एक बार बता बोल दूं, फिर उसके बाद आप बोलिए बता दीजिए। समझिए गौरीशंकर जी, तो मेरा ये कहने का मतलब है जो कि माइक्रो लेवल पर हम लोगों ने इस चीज को विश्लेषण किया और जो वर्ग नाराज रहा खास करके चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी वर्ग हो, हमने समावेशी विचारधाराओं के साथ उसको लेकर के आगे आए। उस तरह की अगर मान लीजिए ब्राह्मण के लिए जैसे माहौल बनाया गया, हम उस माहौल में न जा करके बल्कि हम समग्र विकास करके और ब्राह्मणों के लिए खास करके जब हमने कमेटी बनाई तो उस वर्ग की जो भी दिक्कतें थी उसको लेकर के समझने की बात थी, उनको लेकर के जो माइक्रो लेवल पर उनकी समस्याएं थी। देखिए आरके मिश्रा जी एक का जवाब दीजिए बड़ी विनम्रता पूर्वक। चंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री चेहरे ब्राह्मण को बनाए हैं। पिछले आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा ब्राह्मण चेहरा नहीं मिला जिसे वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना सके। अब देखिए आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, मुख्यमंत्री चेहरा बना। एक मिनट चंद्रेश जी, अब सवाल पूछो तो सुनो तो भाई साहब। चंद्रेश जी आंसर तो सुनिए। चेहरा था लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक ब्राह्मण चेहरे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनको हाशिए पर ला दिया। कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है, सही बात है। अब बीजेपी के पास अगर आप कहते हैं जो कि खास करके ब्राह्मण वर्ग को ही खुश करने के लिए ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही बनाया जाए, मेरा एक चीज कहने का मतलब है, मैं भाजपा का एक जरूरी नहीं है। अब सुनिए इधर, अब यही सुनिए तो सही मिला, अरे सुनिए तो सही, अब चेहरा तो ये क्या जरूरी है तो सही, ये क्या जरूरी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को किस तरह से हाशिए पे लाए जिसके नाम पर आप तमाम सीटें सुनने की कोशिश नहीं करते, अरे सुनने की कोशिश नहीं करते ना, यही दिक्कत है। यही था वो ब्राह्मण। सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूँ भाजपा का एक एक कार्यकर्ता योग्य है मुख्यमंत्री बनने के लिए, चाहे हमारे वाजपेयी जी रहे, चाहे हमारे जोगी जी रहे। मैं एक कार्यकर्ता की बात करता हूँ। केशव मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ते ही मुख्यमंत्री बना देते हैं योगी जी को। नहीं, ये देखिए, ये आपकी पार्टी में होता होगा, इस पार्टी नहीं। विनय कुमार जी बहुत देखिए, एक दर्द है इनके अंदर, सीने में दर्द जो है पूरी तरह से। क्या विनय जी, इतना दर्द क्यों हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम क्यों बन गए? किस बात ये तो आज अच्छा लगा, आज मुझे अच्छा लगा जबकि चंद्रेश जी ने आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय सिंह जी को 2-4 प्रश्न पूछे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस डिबेट में। नहीं तो आज तक इन लोगों ने हिम्मत नहीं की समाजवादी पार्टी से प्रश्न करने के लिए। अब पुख्ता हो गया आरके मिश्रा जी, अब पुख्ता हो गया कि समाजवादी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है, पूरी तरह से पुख्ता हो गया। अभी तक हम लोग कयास लगा रहे थे, मुझे पता नहीं है अभी जो है अभी थोड़ा बहुत विरोध कर रहे हैं, बाद में मालूम चला कि एक साथ हो जाए। लेकिन एक क्लियर नहीं हो पा रहा। गौरीशंकर जी, योगी मोदी एक है कि नहीं है? अब ये तो आरके जी कहेंगे, मैं इसमें क्या बोलूं। आरके जी से ये थोड़ा अलग विषय हो जाएगा। मैं विनय जी से पहले चंद्रेश से सवाल पूछना चाहता हूं। चंद्रेश जी एक बात बताएं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर दे रही है? आपका ओवर कॉन्फिडेंस चंद्रेश जी, चले मैं चंद्रेश जी लगता है उसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, देना नहीं चाहते। मैं आ रहा विनय जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद विनय जी क्यों लगता है कि आप लोग जब ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण हे ब्राह्मण आशीर्वाद दे दो जब करते हैं ना, तो समाज के बाकी ब्राह्मण जो हैं उनका एंटीना खड़ा हो जाता है कि मतलब बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, बड़ा लगाव दिखा रहे हैं, देखिए 2 कदम आगे बढ़े ना बढ़े, पीछे हट जाए, क्या मतलब एकदम से अचानक एंटीना खड़ा हो। मायावती जब ब्राह्मण करने लगती है, एंटीना खड़ा हो जाता है ब्राह्मणों का कि भाई साहब क्या करें। अब देखिए समाजवादी पार्टी के साथ भी यही हाल है सर। विनय जी, ब्राह्मण वह वर्ग है, अगर उसका सम्मान कर लीजिए तो आपको आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए वह ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर पाई।
तो ये आप कह रहे हैं ना और विनय मैं जी, ही अब तो आर.के. क्यों? मिश्रा जी कुछ और कह रहे हैं, चंद्रेश कह रहे हैं कि जो भी था ब्राह्मण का हमारे ही कार्यकाल में रहा, बाकी कांग्रेस कुछ को हम नहीं है। नोटिस में नहीं ले रहे। अच्छा, डॉक्टर सुनील के पास में आखिरी हम सवाल लोग पूछेंगे। कांग्रेस को नोटिस में नहीं डॉक्टर लेते। सुनील, कांग्रेस को इसके बाद नोटिस भी में नहीं रियलिटी लेते। क्या है उत्तर प्रदेश में, जरा बताइए, 1 मिनट में बताइए, खत्म करेंगे कार्यक्रम को, 1 मिनट में बताइए रियलिटी क्या है ब्राह्मण वोट को लेकर के। नहीं, देखो रियलिटी तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर से बनर्जी जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है, या सम्मान किया होता तो मुझे लगता है पुनः सत्ता में वापस आते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आभास राजनीतिक दलों को होना चाहिए गलती हुई है, और जब जाति विशेष की आप राजनीति करोगे तो मुझे लगता है कि जो आज एक वर्ग नाराज है वो यही है। जो ठाकुरवाद इस प्रदेश में अभी चलता नहीं तो ब्राह्मण वर्ग नाराज नहीं होता। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव राज नहीं चलता, यादववाद नहीं चलता तो ब्राह्मण नाराज नहीं होता। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में ऐसी बात नहीं चलता तो ब्राह्मण नाराज नहीं होता। देखिए ये मैं राजनीतिक दलों को समझना देखिए ठीक है, पड़ेगा। ये बीजेपी का नारा है डॉक्टर सुनील, ये बीजेपी का नारा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये बड़ा सामाजिक नारा है, सबका साथ, सुनिए, सबका साथ और सबका विकास। मुझे लगता है कि भारत में या पूरी दुनिया में चुनाव पद्धति या चुनाव करने का जो तरीका है उसमें जाति धर्म अगर नहीं आए तो समझिए सबसे बेहतर लोकतंत्र, सबसे स्वस्थ, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हम लोग बनाने में कामयाब रहे। लेकिन चीजें बदल नहीं रही है सर, वही चीजें हैं, जाति धर्म ब्राह्मण ये वो है ना। मुझे लगता है कब, पता नहीं हम लोग कब निकलेंगे इससे। मुझे हम लोग को निकलने की जरूरत है, लोग निकलने नहीं देना चाहते हैं, दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत है, निकलने नहीं देना चाहते। 4 साल तक तो खूब सामाजिक भाषण होता है, लेकिन आखिरी जो 1 साल का होता है वो जाति धर्म छोटी छोटी चीजों में बंट करके सारी चीजें बिखरती दिखती है। आप सभी यहां पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।